नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अगला अंश, जिसका शीर्षक है राजेंद्र लाल मित्र। इन्हीं दिनों में मेरे भाई ज्योतिरिंद्र के मन में बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान लोगों की परिषद बनने का विचार जागा। बंगला भाषा में पारिभाषिक शब्द तय करना तथा दूसरे रास्तों से इस भाषा की उन्नति करना, ये दो इस परिषद के खास काम थे। फिलहाल बंग साहित्य परिषद जिस रूप में काम कर रही है, हमारी परिषद का काम इससे कुछ अलग था। डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्र को भी ये विचार अच्छा लगा और बड़े जोश के साथ उन्होंने इस विचार का स्वागत किया। इस परिषद की थोड़ी ही जिंदगी में ही ये उसके सभापति भी थे। हमारी इस परिषद के सदस्य होने के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं श्री विद्यासागर के पास गया और परिषद के मुद्दे तथा आज तक बने सदस्यों के नाम मैंने उन्हें पढ़कर सुनाए। मेरी बात ध्यान से सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हम लोगों को छोड़ो। बड़े बड़े पत्थरों को परिषद में रखकर तुम कुछ भी न कर सकोगे, क्योंकि वे लोग ना तो कभी एक मत होंगे और ना उनका आपस में कभी प्रेम ही होगा। ऐसा उपदेश देकर सदस्य बनना नामंजूर कर दिया। बंकिम बाबू सदस्य हो गए, लेकिन उन्होंने कभी परिषद के काम में खास रुचि नहीं ली और न कभी उत्साह ही बतलाया। सच बात तो यह है कि जब तक परिषद चलती रही तब तक राजेंद्र लाल मित्र ही अकेले उसका काम करते रहे। हमने भूगोल संबंधी खास शब्दों के तय करने का काम पहल हाथ में लिया। इन शब्दों की सूची को डॉक्टर राजेंद्र लाल ने खुद तैयार किया और फिर छपवाकर सभी सदस्यों के पास भेजा। हमारा एक ये ख्याल था कि देशों के नाम वहाँ के रहने वाले जिस तरह बोलते हैं बंगला में उसी तरह लिखे जाएं। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कही हुई बात ठीक उतरी। बड़े आदमियों के द्वारा कोई भी काम इस परिषद का ना हो सका और ज्यों ही अंकुर फूटने के बाद पत्ते निकलने का वक्त आया, त्यों ही परिषद की जिंदगी भी खत्म हो गई। डॉक्टर राजेंद्र लाल सब बातों में माहिर थे, हर एक बात के वे जानकार थे। उस परिषद के कारण ही राजेंद्र बाबू से जानकारी होने का फ़ायदा मुझे मिला और इस फ़ायदे से परिषद में किए हुए श्रम को मैंने सफल समझा। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत से बंगाली पंडितों की मुलाकात का मौका मिला, लेकिन राजेंद्र लाल मित्र के समान अपनी चतुराई की छाप मुझ पर कोई न जमा सका। माणिक टोला में कोर्ट ऑफ बॉट्स के दफ्तर में जाकर मैं उनसे मिला करता था। जब जब मैं जाता उन्हें लिखने पढ़ने के धंधे में ही लगा पाता था। अपनी जवानी की उद्दंडता के कारण उसका बेशकीमती वक्त लेने में मैं बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाता था और कभी मुझसे मिलने में उन्हें दुखी होता देखता ही था। मुझे आता देखकर वे अपना काम एक ओर रख देते थे और मुझसे बातचीत करने लगते थे। वे कोई गहरे विषय को उठाते और उसी की चर्चा किया करते थे। उनकी मीठी और पंडिताई बातचीत से प्रभावित होकर मैं उनके पास जाया करता था। दूसरे की किसी भी इंसान की बातचीत में अलग अलग विषयों पर इतने गहरे विचारों का संग्रह मुझे नहीं मिला। उनकी बातचीत की मोहिनी से खुश होकर मैं उनका कहना सुना करता था। पढ़ाई की किताबों का निर्णय करने वाली समिति के वे सदस्य थे, ऐसा मुझे याद है। जांच पड़ताल के लिए उनके पास जो किताबें आती उन्हें वे पूरा पढ़ते और पेंसिल से निशान और टिप्पणी लिखा करते थे। कभी कभी वे इन्हीं किताबों में से किसी किताब पर मुझसे चर्चा भी करते। चर्चा का विषय खास तौर पर बंगला की रचना और भाषा शास्त्र पर होता। इन विषयों के बारे में मित्र बाबू की बातचीत से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसे बहुत ही थोड़े विषय थे जिनका उन्होंने मेहनत से अध्ययन नहीं किया हो। वे जिस विषय को लगन से पढ़ते उसको समझने की बड़ी अच्छी कला उन्हें थी। हमने जो परिषद बनाने की मेहनत की थी उसके कामों के लिए दूसरे सदस्यों पर निर्भर न रहकर यदि राजेंद्र बाबू पर ही सब काम छोड़ दिया जाता तो आज साहित्य परिषद ने जो काम हाथ में ले रखे हैं वे सब उस एक ही आदमी के कारण बहुत अच्छे हालात में पहुँचे हुए साहित्य परिषद को मिलते। राजेंद्र लाल पंडित थे और जानकार भी। उनके शरीर की बनावट भी अच्छी थी। चेहरे पर एक तरह का अनोखा तेज था। बातचीत में बड़े माहिर थे, लेकिन अपने पंडित होने के गर्व का कभी दिखावा नहीं होने देते थे और मेरे जैसे छोकरे से भी गहरे विषयों पर चर्चा करने में वे कभी अपनी बेइज्जती नहीं समझते थे।
अपने बड़प्पन का ख्याल न रखकर मुझसे बर्ताव करते थे। उस बर्ताव का मैंने उपयोग भी किया और अपने पत्र भारती के लिए लेख भी लिखवाया। उनके समय में उनकी उम्र के बहुत से बड़े बड़े आदमी थे, लेकिन उनकी जानकारी होने की मुझ में हिम्मत नहीं हो पाती थी, और यदि हो भी जाती तो राजेंद्र बाबू के बराबर मुझे उनका बढ़ावा कभी नहीं मिलता। जब वे म्यूनिसिपल कारपोरेशन और यूनिवर्सिटी सीनेट के चुनाव में खड़े होते तो दूसरे उम्मीदवारों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती, डर से उनकी छाती धड़कने लगती थी। उस समय किशनदास पाल चतुर मुत्सद्दी थे। राजेंद्र लाल मित्र जंग के हिम्मती सिपाही थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किताबों को सही करने और छपाने का काम किया करती थी। इस काम के लिए सिर्फ शारीरिक मेहनत करने वाले कई पंडितों को लगाना होता था। इसी कारण कई मंद बुद्धि के ईर्ष्यालु लोग मित्र बाबू पर ये आरोप लगाते थे कि सही फ़ोन करने का सब काम पंडितों से कराकर राजेंद्र बाबू खुद का नाम कमाने को तैयार रहते हैं। किसी काम की जवाबदारी सिर पर उठाकर उनकी कामयाबी का नाम लेने वाले लोगों को केवल मंदिर की मूर्ति समझने वाले आदमी कई बार समाज से दिखलाई पड़ते हैं। ऊपर कहे हुए लोग भी इसी तरह के थे। शायद गरीब बेचारी कलम को भी यदि वाणी होती तो अपने भाग्य में काली स्याही और लिखने वाले की तकदीर में यश की सफ़ेदी झंडी देखकर खेद प्रकट करने का मौका आया होता। आश्चर्य है कि मौत के बाद भी इस असाधारण आदमी को उसके देशवासियों की ओर से जैसा चाहिए आदर नहीं मिला। हो सकता है इसका कारण एक यह भी हो कि उनकी मौत के थोड़े दिनों बाद ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु हुई थी और उससे सारा देश शोक में डूब गया था। इसी कारण देश को राजेंद्र लाल के प्रति आदर प्रकट करने का मौका ही न मिला हो। दूसरा भी एक कारण हो सकता है कि उनके सब लेख अक्सर दूसरी भाषाओं में होने के कारण उनका रिश्ता लोक गंगा सा जैसा होना चाहिए नहीं हो सका हो। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार।